नमस्ते बंधु। जी नमस्ते। बधाई हो पहले आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कुछ ही दिनों में रिज़ल्ट आया बीपीएससी का ना, जिसमें देखा मैंने कि 9th रैंक पे आप हो और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी और एक अच्छी उपलब्धि मैं मानता हूँ, क्योंकि आप यहीं से हो और यहीं के रिप्रेजेंटेटिव भी हो, है ना। बताइए ज़रा कैसा लग रहा है? जब चूँकि ये मेहनत जो होती है 6-7 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ 10th के बाद से, और कठिन परिश्रम के बाद जब मिलती है, जब अचीवमेंट मिलती है, तो खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन की बात होती है, बहुत ज़्यादा गर्व की बात होती है, और फैमिली गांव समाज के लिए भी बहुत ज़्यादा एक रिलीफ और गर्व की बात होती है। तो बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। कैसा रहा मतलब अध्ययन का कार्य, क्या क्या ज़रा सा उसके बारे में ब्रीफ बताइए। मैं अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ तो 10th तक तो मैं गांव से ही सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। 11-12 मैंने एमएस कॉलेज मोतिहारी से, चूँकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो मोतिहारी से किया हुआ है। उसके बाद ग्रेजुएशन में 2018 से 21 बैच फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस से मेरा जियोग्राफी ऑनर्स रहा है। और 2018 में मैं यहाँ बीएचयू के ईवीटी एग्ज़ाम जो होता था, इंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें मैं मतलब फर्स्ट रैंकर था। इंट्रेंस एग्ज़ाम मैंने टॉप किया था। और 2021 में ग्रेजुएशन के बाद मैंने कहीं पीजी नहीं किया, जस्ट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, और ये बीपीएससी में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 9th रैंक आया सर। आपकी तैयारी पूर्णतः मतलब किस पे डिपेंडेंट रही, कोचिंग पे या सेल्फ स्टडी पे? मैंने पूर्णतः सेल्फ स्टडी ही किया है। चूँकि ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन रहा, तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से सब्जेक्टों पर पहले से पकड़ थी। साथ में ग्रेजुएशन के दौरान ही एनसीईआरटी वगैरह जैसे बुक्स भी मैंने कंप्लीट कर लिए थे, तो मुझे कोचिंग की आवश्यकता नहीं लगी थी। और मैं सेल्फ स्टडी से ही, लैपटॉप था तो ऑनलाइन सोर्सेज का मैंने भरपूर यूज़ किया, जैसे टेलीग्राम चैनल या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स, इनसाइट्स ऑन इंडिया, दृष्टि IAS। तो ऑलमोस्ट यही रहा, यूट्यूब वीडियोज़ ऑनलाइन ही रहे। अच्छा, मतलब मोस्टली ऑनलाइन का सहारा लेकर जी सेल्फ स्टडी को। जी। अच्छा, बच्चों के बीच में ये मतलब हमेशा रहता है, कयास रहती है कि जो लोग सीनियर हो रहे हैं, ऑफिसर्स, ठीक है ना, तो वो जानना चाहते हैं कि कुछ वैसा प्लान सीनियरों के द्वारा पता चले कि इस प्लान के तहत वो लोग भी जो है ना अपना कदम बढ़ाएं, ताकि जिनके मतलब दिलो दिमाग में है कि वो भी ऑफिसर बने। तो ज़रा कुछ चर्चा हमें मतलब उन बिंदुओं पे बताइए कुछ, कि कैसे प्लान और स्ट्रेटजी डेवलप करें, आपका क्या रहा? और ये सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में सबसे जो बड़ी चीज़ है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सिलेबस का एक अच्छा होल्ड होना, आपको समझ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो जब भी आप प्रिपरेशन करने जाएँ, तो अगर आप यूपीपीसीएस हो गया या फिर बीपीएससी या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी, इवन यूपीएससी, तो आप सिलेबस को बहुत अच्छे से रीड करें, उसको समझें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी आप अच्छे से एनालाइज करें। जैसे बीपीएससी की बात करूँ तो एक क्रैकिंग सिविल सर्विसेज वेबसाइट्स है, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। वहाँ टॉपिक वाइज और मेंस के लिए स्पेशली सिलेबस को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंशन किया गया है, पीवाईक्यू को भी। तो पहले तो आप सिलेबस और पीवाईक्यू हो गया, उसके बाद आप यूट्यूब वीडियो पर टॉपर्स टॉक सुनिए, और ऑलमोस्ट 5-6 अगर अच्छे टॉपर्स का आप अगर वीडियोस देखते हैं, तो उसमें प्रीलिम्स के जो लोग रिसोर्सेज बनाते हैं, मेंस के रिसोर्सेज बनाते हैं, तो ऑलमोस्ट सबका कॉमन ही होता है। उसमें आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार अपना सेट कर लीजिए, अपना लिख लीजिए कि हमको प्रीलिम्स के लिए फॉलोइंग बुक्स को रेफ़र करना है, मेंस के लिए फॉलोइंग, और अपना एक स्ट्रेटजी बना लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके पास अगले 6 महीने, साल भर की एक प्लान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका खुद का। आप किसी ब्लाइंडली किसी टॉपर्स को फॉलो नहीं करना है। आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, उसके अनुसार अपना एक स्ट्रेटजी बिल्ड कर लीजिए कि हमको नेक्स्ट 6 मंथ में, नेक्स्ट 1 ईयर में हमको क्या क्या पढ़ना है, और उस पर वर्क कीजिए। देखिए, हार्ड वर्क तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास एक स्ट्रेटजी है, प्लान है, बट अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, स्टडी पर फोकस नहीं है, तब तो सिविल सर्विस जैसे एग्ज़ाम जो कि हाईली कम्पिटिटिव है, तो नहीं होने वाला है। तो ये मेरे रिकमेंडेशन हैं। जैसे आप स्ट्रेटजी बनाते हो, ठीक है, जैसे प्लान, कई बच्चे ऐसा होता है कि आज के समय में रूटीन बना पाना उनके लिए बड़ा टफ काम है। तो लगभग किस तरीके से, मतलब जैसे एक रूटीन पे थोड़ा सा हमें चर्चा करिए, मतलब उस पर बताइए तो ज़रा, कैसा रूटीन हो बच्चों का। मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ। इसे रूटीन बनाने के लिए सबसे पहले मैं 3 मंथ का टारगेट्स मैं सेट करता था कि नेक्स्ट के 3 मंथ में मुझे कौन कौन से बुक्स कवर करने हैं, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, कितना सिलेबस कवर करना है। तो जब मेरे पास टारगेट होते थे, उसको फिर मैं 1 मंथ का करता था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मार्च का मंथ है, तो मैं 1 मार्च मतलब 31 मार्च तक मुझे क्या क्या पढ़ने होंगे, मैं एक अलग से एक पेज में लिख के दीवार पे चिपका दूंगा
और उसको फिर मैं वीकली टारगेट में डिवाइड कर देता था। एक वीक में स्टिकी नोट पे मैं लगा दूंगा कि इस सप्ताह मुझे ये पढ़ना है। और फिर डेली भी मैं सुबह में टू डू लिस्ट बनाता था कि दिन भर हमको क्या क्या कवर करनी है। और रात में मैं डायरी लिखने की मेरी एक हॉबी रही है। और मैं दिन भर जो भी मैंने टास्क पूरा किया या जो नहीं किया, जो गलतियाँ की, जो लर्निंग्स मैंने सीखी, उसको मैं डेली नोट डाउन करता था रात के समय में। तो इससे मुझे डेली अपना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता था। अगर मैं कहीं टाइम वेस्ट किया हूँ, फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर लिया या फिर और भी कुछ अगर अलग प्रॉब्लम है, तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाता था डेली और ये कोशिश करता कि अगले दिन उसको रिपीट ना करूँ। तो स्ट्रेटजी मेकिंग में प्लान जो रूटीन मेकिंग है, इसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब प्रतिदिन थोड़ा अपने को एनालाइज करते हुए, एनालाइज करना। ठीक है, मतलब कि क्या कमी रह गई, किसको सुधारा जाए, जी। ठीक है। लगभग ये जो प्रश्न होता है थोड़ा सा बहुत वेग है कि कितना घंटा पढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी ऑल एन एवरेज एक प्रतिभागी को कितने घंटे समर्पित करना चाहिए पढ़ाई पे? 6 से 8 घंटे की रेगुलर स्टडी मैं इनफ मानता हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में थोड़ा सा बढ़ जाता है, 10 से 12 घंटे। अगर एग्ज़ाम मेंस 2 महीने है, प्रीलिम्स 1 महीना बचा हुआ है, तो उसमें बढ़ जाते हैं, बट जनरली 6 से 8 घंटे ही है। अच्छा, कुछ मोटा मोटी जैसे चर्चा कर पाओगे कि सिलेबस में, जैसे सबका तो अपना अपना पेपर है, जैसे जनरल स्टडीज़ उसको किस तरीके से कवर किया जाए? जैसे बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी में जनरल स्टडीज़ के 2 पेपर होते हैं मेंस में, ठीक है, GS1 GS2, और दोनों में 3-3 सेक्शन होते हैं। GS1 में 3 सेक्शन, GS2 में 3 सेक्शन। मैंने बेसिकली जो जनरल स्टडीज़ है उसका सिलेबस को मैंने अच्छे से वही रीड किया था। PYQ मैंने टॉपिक वाइज बना लिया था। और जनरल स्टडी में जितने सब्जेक्ट हैं, सबका टॉपिक्स को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि हिस्ट्री में फॉर एग्जांपल अगर 30 टॉपिक्स मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये पढ़ना है, पॉलिटी में 40 के आसपास टॉपिक आइडेंटिफाई किए थे, जियोग्राफी में भी 30। तो इस तरह से मैंने बना के और सारे GS के सेक्शन के लिए मैंने सेपरेट कॉपीज़ बनाई थी। और प्रॉपर ऑफलाइन जो हार्ड कॉपी होती है उसमें मैंने नोट्स बनाए थे। और इस प्रकार मैंने GS को टैकल किया था। और नोट्स बनाते समय मैं थोड़ा सा इस पर अगर कहूँ तो मैंने 2-3 अलग अलग सोर्सेज से मिला के नोट्स बनाए थे। मैंने बुक्स भी रेफ़र किए थे, ऑनलाइन वेबसाइट्स का भी, जैसे फोरम IAS ब्लॉग्स हो गए, दृष्टि IAS, बाइजूस, तो इन सबको मिला के मैं नोट्स बनाता था। ओनली IAS का प्रहार सीरीज़ भी आता है, GS के नोट्स में उसका मैंने यूज़ किया था। तो ये मेरी स्ट्रेटजी। अच्छा, फिर कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था आपने? जी, मैंने ऐसे ऑफलाइन कोचिंग तो नहीं ज्वाइन किए थे, बट टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए मैंने ज्वाइन किए थे। एडुटेरिया की टेस्ट सीरीज बीपीएससी के लिए अच्छी आती है, तो मैंने वो ली थी। अच्छा, मतलब वो काफ़ी लाभप्रद रहा। जी। अच्छा, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आगे ज्वाइन करने के बाद, चाहे कि आप जब इंटरव्यू भी दिए होंगे तो इंटरव्यू में कुछ वैसे प्रश्न हुए होंगे, तो कुछ वैसा इंटरव्यू का वैसा प्रश्न बताइए तो ज़रा, जो आपको थोड़ा सा लगा कि अनएक्सपेक्टेड था, कुछ अपने इंटरव्यू के बारे में। मतलब जब मैं इंटर किया था तो चेयरमैन सर बहुत, मतलब इंटरव्यू का बहुत कॉर्डियल इन्वायरमेंट होता है अंदर। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से जो फर्स्ट मेंबर ने किया था, उन्होंने पूछा कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। अच्छा। ये मेरे लिए एकदम से फैक्चुअल क्वेश्चन और अनएक्सपेक्टेड था। मैंने कहा सॉरी सर, मुझे नहीं पता है, बट मैं गेस कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कीजिए। मैंने शायद 1818 बोला होगा, बट वो बोले कि ये गलत है। ठीक है, मैं कहा सॉरी सर, और फिर वो आगे बढ़ गए। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए एकदम से मतलब अनप्रेडिक्टेबल था, और मैंने गेस भी किया था जो कि गलत हो गया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे नए क्वेश्चन से जो आप नहीं बना पाते कोई इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में 85 मार्क्स मिले हैं, जो कि एक डिसेंट स्कोर कहा जाएगा। आउट ऑफ कितने में? 85? 120 में। और बाकी दूसरे जो क्वेश्चन थे मैंने उनके अच्छे आंसर दिए थे। तो ऐसे एक दो, तो मोस्टली सब्जेक्टिव अपने सब्जेक्ट से क्वेश्चंस थे या? हाँ, मोर देन 50% जो क्वेश्चन थे वो ऑप्शनल से ही, जो कि मेरा जियोग्राफी था। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी जियोग्राफी से ही, दैट्स व्हाई उन्होंने पूछा होगा इस तरीके से ना। अच्छा, जैसे अब सर्विस में ज्वाइन करने जा रहे हो, तो इस सोशल लेवल पे किस तरीके का बदलाव एक्सपेक्ट करते हो अपनी तरफ से? देखिए, मेरा जो सर्विस का फर्स्ट प्रेफरेंस था, मैंने बिहार एजुकेशन सर्विस ही चूज़ किया था। आप देखेंगे टॉप 10 में
जो दूसरे पर्सन्स हैं वो डिफरेंट सर्विसेज लिए थे। लेकिन मेरा पर्सनल ये मोटिव था कि मैं जब जॉब करूँ तो सिर्फ जॉब मेरे लिए ही बेनिफिशियल ना हो, बल्कि मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो कि मुझे मौका मिल रहा था उसमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता था। हालांकि दूसरे जॉब्स में भी आप इनफ स्कोप होता है कि आप कंट्रीब्यूट कर पाएँ, बट चूँकि मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा था तो मेरा एक थोड़ा सा पर्सनल लीनिंग था कि एजुकेशन ऑफिसर मुझे बनने का अगर मौका मिले तो मैं वो बनूँ, और मुझे थैंकफुल हूँ कि वो सर्विस मिला भी। तो एजुकेशन में अगर बिहार में बात करें तो सरकारी स्कूल की थोड़ा सा स्थिति दयनीय ही है। आप टीचर्स की क्वालिटी एजुकेशन के आजकल इशूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं। हालांकि अभी रिक्रूटमेंट लार्ज स्केल पर हुए हैं बिहार में, जिससे टीचर्स का रेशियो बढ़ा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिले। क्लासरूम ही नहीं है, तो टीचर्स हैं लेकिन बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो इस पे मैं थोड़ा सा जब अगर मुझे काम करने का मौका मिलेगा तो मैं टीचर्स के एक होता है ना कि उनको इंटरनली मोटिवेट करें, उनको एक पॉजिटिव साइड्स को मोटिवेट करें। अगर मुझे लगता है कि प्रेशराइज करके हम पढ़ा नहीं सकते, मतलब वो नहीं कर सकते, बिल्कुल तो थोड़ा सा इंटरनली मैं मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, और साथ में गर्ल्स एजुकेशन के तरफ ही मैं फोकस करूँगा। तो ये सब मेरे कुछ कंट्रीब्यूशन मैं करना चाहूँगा। अच्छा, अब रिजल्ट निकल गया जो एक लंबे समय का एक्सपेक्टेशन था, इसके बाद किस तरीके का एक्सपीरियंस हो रहा है सोसाइटी में, अपने दोस्तों के बीच में? ज़रा सा इस पर कुछ देखिए, जब रिजल्ट के बाद जो फीलिंग्स आती है ना वो इतनी अच्छी होती है कि आपको लगता है कि आपका सारा स्ट्रगल वर्थ इट था। और ये देख के ही जो एक तो रिलीफ भी मिलता है, क्योंकि आप इतना स्ट्रगल में मेंस का प्रीलिम्स का फेज़ इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक होता है, किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए स्ट्रेसफुल होता है, कि जब रिजल्ट हो जाता लगता है कि अब तो एक जगह से मतलब सेटल हो गए, अब इससे नीचे नहीं जाएंगे, है ना, जहाँ भी जाना हो तो उससे ऊपर जाएंगे। तो बहुत अच्छा माहौल था सोसाइटी में। आपका एक दिन में ही रेस्पेक्ट बहुत मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो जाता है। आप जो लोग आपको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करते होंगे या आपके बारे में जानते नहीं होंगे, तो वो आपसे कॉल से बात करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। अभी थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह नहीं हुआ है, तो ये वाली जो दूसरे फेज़ की फीलिंग है अभी नहीं आ रही है, क्योंकि अभी जस्ट रिजल्ट ही आया है। बट आई होप कि आपका नाम आकाश है जी, तो आकाश की तरफ रुख अख्तियार किया है आपने। ठीक है, तो अपने जूनियरों के लिए, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट के जूनियर भी चैनल को देखते हैं, तो जूनियरों के लिए कुछ वैसा टिप्स बताओ जो कटु हो मगर सत्य हो, जिसका वो पालन करें, जो आपने फील किया, क्योंकि आप उन्हीं जूनियरों के मतलब एक तरीके से पथ जो है, चूँकि सीनियर हो आप, तो कई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर देती होंगी, तो उन चीज़ों पे ज़रा बताइए कि उन चीज़ों को ओवरकम करते हुए जूनियर किस तरीके से अपने लक्ष्य को साधें। BHU के जूनियर्स की बात करूं तो देखिए, शुरू से में जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनके मन में बहुत लालसा होती है कि हमको BHU जाकर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना है, अच्छा जॉब लेना है। बट मैं देखता हूँ कि मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे या फिर और भी लोगों को, कि वो जब फर्स्ट ईयर में आएंगे तो फिर डाइवर्जन होने लगता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप जो 3 साल का ग्रेजुएशन पीरियड है, टाइम पीरियड है 3 साल या 4 साल का, आप उसको मस्ट आप यूज़ कीजिए। आप इतना ज़्यादा एम्बियंट इसका BHU का इतना अच्छा है, लाइब्रेरी है या फिर आपके पीयर्स बहुत अच्छे हैं, तो 3 साल का आप जितना मतलब मैक्सिमम यूज़ करना है, एक मैक्सिमम यूज़ कीजिए। जैसे मैं हॉस्टल लाइब्रेरी में मैं बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, हॉस्टल में ही मैं पढ़ता था, और सीनियर्स से आपके सीनियर्स अच्छे हैं, मेरे भी सीनियर्स थे जो मुझे इंस्पायर किए। इवन BPSC के दौरान एक BHU के मेरे हॉस्टल के एक सीनियर थे जिन्होंने मुझे गाइड किया था, तो आप उनसे हेल्प लें। डिस्ट्रैक्शन से आप बचें, डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि आपको एक तो मोबाइल फ़ोन भी आजकल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दूसरा चीज़ कि आप दूसरे तरह के भी रिलेशनशिप्स वगैरह, अगर आप टॉक्सिक है तो उससे आप ज़रूर बचिए, क्योंकि ग्रेजुएशन में आप जो सोच के आते हैं ना, आप जो सोच के आते हैं ग्रेजुएशन में कि हमको ये जाके करना है, फिर आप उसको भूल जाते हैं। तो ये चीज़ कीजिए। और जो सबसे बड़ी मैंने बात कही कि आप 3 साल के पीरियड को ना बहुत अच्छे से यूज किए। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में BPSC हो पाया, इसका ये रीज़न यही था कि मैंने ग्रेजुएशन टाइम में ही ऑलमोस्ट सिलेबस मैंने कवर कर ली थी। मैंने सारे NCERT पढ़ लिए थे, सारे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लिए थे, अर्थात मैंने जो एकेडमिक्स है उसके साइड बाई साइड मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर कर रहा था। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको यूज करें। और मैं अपने जितने जूनियर्स हैं मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग भी अच्छा करें और ऐसे सिविल सर्विस में भी आप निकालें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत